नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में एग्रीकल्चर जो क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट सस्य विज्ञान। इस क्लास में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट है मृदा या सॉइल। सबसे पहले अपन बात करें इसकी परिभाषा की कि परिभाषा क्या होती है। फसल उत्पादन है उसके लिए हमें उस पादपों के लिए उन फसली पादपों के लिए विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और वो आवश्यकता जो है वो संतुलित मात्रा में मृदा की जो ऊपरी परत है वो उपलब्ध करवाती है। तो जो जितने भी खनिज लवण है या पोषक तत्व जो हैं वो मृदा में उपस्थित हैं। इसका मतलब मृदा जो है वो फसली पादपों की क्या होगी, मूलभूत आवश्यकता होती है। यानी मृदा जो है वो फसली पादपों की मूलभूत आवश्यकता है। इसकी अपन परिभाषा की बात करें कि परिभाषा क्या होगी। मृदा की ऊपरी परत जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों जिनकी फसली पादपों को आवश्यकता होती है उस ऊपरी परत को अपन बोल देंगे मृदा। इसमें अगला आपका पॉइंट आता है मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता ऊपरी जो परत है मृदा जो है उस मृदा के अंदर विशेष कैपेसिटी पाई जाती है जिस कैपेसिटी के द्वारा पौधों को या फसली पादपों को सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध करवाती है। तो उस क्षमता को अपन क्या बोलेंगे, मृदा उर्वरता। परिभाषा क्या होगी, मृदा द्वारा फसली पादपों को सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध करवाने की क्षमता क्या कहलाती है, मृदा उर्वरता कहलाती है। परिभाषा क्या होगी, मृदा द्वारा फसली पादपों को सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध करवाने की क्षमता मृदा की क्या कहलाती है, मृदा उर्वरता कहलाती है। मृदा उर्वरता जो है उसमें सभी पोषक तत्व जो पाए जा रहे हैं मृदा में उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। कई बार जो फसली पादप है उनमें निश्चित समय तक ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद में अचानक से या उनकी जो वृद्धि है वो धीमी पड़ जाती है। किस कारण से, उनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारक होते हैं जिनके कारण उनकी जो उर्वरता है वो प्रभावित होती है। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, दो प्रकार के कारक होते हैं। एक होता है प्राकृतिक कारक और एक होता है कृत्रिम कारक। तो पहला है प्राकृतिक कारक या नेचुरल फैक्टर और दूसरा आता है कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक कौन से होंगे, जो प्रकृति द्वारा प्रभावित होते हैं उन कारकों को बोलेंगे अपन प्राकृतिक कारक। उनमें जैसे पहला आता है पैतृक पदार्थ, यानी जिस मृदा में अपन फसली पादप बो रखे हैं उस मृदा में पहले से कितने पोषक तत्व या उनकी मात्रा जो है वो कितनी मौजूद है। दूसरा आता है अपना मृदा आयु यानी सॉइल एज। मृदा आयु का मतलब क्या होता है,
मृदा के अंदर पाए जाने वाले जो पोषक तत्वों की जो प्रतिशतता है, जो मात्रा है, वो एक निश्चित समय तक हमें हमारी जो पैदावार है उस पैदावार को बनाए रखता है। उसके बाद में यदि अपन उन पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी जो पैदावार है वो रुक जाती है या उसमें कमी आ जाती है। उसके बाद में आता है प्राकृतिक कारकों में जलवायु। विभिन्न क्षेत्रों की जो जलवायु है वो अलग अलग होती है और अलग अलग होने के कारण वहां की जो उस मृदा की जो उर्वरता है वो भी अलग अलग होती है। कई बार क्या होता है, फसली पादपों के अनुरूप जो जलवायु है वो बनी रहती है, लेकिन जितने हमारे पोषक तत्व जो पाए जा रहे हैं मृदा में, कई बार वो जलवायु जो है उनके प्रतिकूल हो जाती है। ऐसी स्थिति में मृदा की उर्वरता में कमी आ जाती है। अगला है भौतिक दशा। भौतिक दशा यानी जिस मृदा में अपन फसल उत्पन्न कर रहे हैं, फसल पैदा कर रहे हैं, उस फसल की जो भूमि है या जो मृदा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी भौतिक दशा कैसी है। कहने का मतलब उसमें मौजूद प्राथमिक पोषक तत्वों की प्रतिशतता या उनकी मात्रा किस प्रकार से है। उसके बाद में आपका अगला पॉइंट आता है मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन ये भी एक प्राकृतिक कारक है। ये किस प्रकार से प्रभावित होता है या क्या होता है। कई बार मृदा की जो ऊपरी परत है जिसमें क्या पाए जाते हैं, मृदा उर्वरता पाई जाती है या पौधों को आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं, जल के द्वारा या हवा के द्वारा वो पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जिस स्थान से हटे वहां पर मृदा की जो उर्वरता है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अगला आपका है कृत्रिम कारक। इसमें पहला आता है आपका जलाक्रांति। जलाक्रांति कई बार हमारी लापरवाही की वजह से या हमारे कारण, मनुष्य खुद के कारण जो भूमि है, जो फसली पादप हैं, उन पादपों में पानी भर जाता है। परिणाम स्वरूप जो मृदा के अंदर जो रंध्रावकाश हैं उन रंध्रावकाशों को रोक लेती है और जो फसली पादप हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है। अगला आता है फसल चक्र। फसल चक्र का मतलब होता है फसल जो है उसको अदल बदल कर तैयार करना। कई बार किसान जो है वो एक ही जगह पर एक ही फसल लगातार बोना प्रारंभ कर देता है। ऐसी स्थिति में जो पैदावार है उसमें कमी आ जाती है। ये कृत्रिम कारक है। तो जो फसल है वो एक स्थान पर एक जैसी न बोकर उसको परिवर्तित करते रहना चाहिए, एकांतर क्रम में उसको बोया जाना चाहिए। अगला आपका पॉइंट आता है मृदा पीएच। मृदा पीएच एक जो फसली पादप है उनको एक निश्चित प्रास की पीएच की आवश्यकता होती है। यदि उस प्रास से अधिक या कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो फसल उत्पादन है उसमें कमी आ जाती है। कहने का मतलब उसकी उर्वरता कमजोर होती है। सामान्यतः जो मृदा की जो पीएच की आवश्यकता होती है फसली पादपों को वो होती है 5 से 7.5 पीएच। इस प्रास की जो पीएच है वो संतुलित होती है। यदि कई बार उसमें कमी या अधिकता हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मृदा की जो उर्वरता है उसमें कमी आ जाती है। अगला एक कारक है सूक्ष्म जीव। जैसे अपन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो लाभदायक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फसली पादपों के लिए हानिकारक होते हैं। तो जैसे हम बात करें राइजोबैक्टर की, नाम सुना होगा, सूक्ष्म जीव है, राइजोबियम जीवाणु इसको बोलते हैं। ये सूक्ष्म जीव पादप जो है उनकी जड़ों में पाया जाता है, गांठ वाली जड़ें उनमें पाया जाता है
और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके और पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। कहने का मतलब जो मृदा है उस मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं। क्लियर? ये था अपना मृदा उर्वरता। एक ही दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है मृदा उत्पादकता। ये था मृदा उर्वरता और अगला है मृदा उत्पादकता। दोनों में अंतर है। मृदा उर्वरता क्या थी? फसली पादपों को सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध करवाने की क्षमता, वो कैपेसिटी किसमें है? मृदा में है। वो तो कहलाती है मृदा उत्पादकता। क्लियर? मृदा उत्पादकता क्या होती है? जो उर्वर मृदा है उस उर्वर मृदा के अंदर प्रति हेक्टेयर उपज या पैदावार की जो क्षमता है उसको बोलेंगे अपन उत्पादकता। परिभाषा क्या होगी? फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार या उपज क्षमता क्या कहलाएगी? मृदा उत्पादकता। क्या कहलाएगी? मृदा उत्पादकता कहलाती है। यानी फसलों की जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है उस पैदावार को क्या बोलेंगे? मृदा उत्पादकता। इस मृदा उत्पादकता को अपन किससे तुलना करेंगे? रुपए प्रति हेक्टेयर में इसकी अपन क्या करते हैं? तुलना करते हैं। यानी कि हमारी जो जमीन है, हमारी जो कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि में कितनी पैदावार हुई। कहने का मतलब 1 हेक्टेयर में अपने को कितना माल प्राप्त हुआ और उस माल को जो है उस उत्पादकता जो है वो रुपए प्रति हेक्टेयर में अपन करवाते हैं। बात करें अपन उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जिस प्रकार से मृदा उर्वरता को कुछ कारक जो है वो मृदा की जो उर्वरता है उसमें कमी या अधिकता कर रहे हैं, उसी प्रकार कुछ कारक ऐसे होते हैं जो प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है उस पैदावार में कमी या अधिकता ला देते हैं। उनमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो कारक है वो कारक है मृदा उर्वरता, जो अभी अपने पढ़ा है। मृदा उर्वरता अभी अपने पढ़ा है। ये मृदा उर्वरता किस प्रकार से प्रभावित करती है? यदि सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में है या उस मृदा के अंदर कैपेसिटी है कि वो सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में या संतुलित मात्रा में या आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवा सके, तो हमारी उत्पादकता किसमें? प्रति हेक्टेयर में अपने आप क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा कारक है मृदा की स्थिति, कि जो मृदा है, जिस मृदा में अपन उत्पादन ले रहे हैं या पैदावार ले रहे हैं, उस मृदा की स्थिति कैसी है। उसके बाद में आती है भौतिक दशा। थोड़ी देर पहले भी मैंने पढ़ा था। भौतिक दशा में वो मृदा उत्पादकता को भी प्रभावित करती है कि भाई जो खनिज लवण हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनकी प्रतिशतता उस मृदा में कितनी है। यदि उनकी प्रतिशतता या उनकी जो मात्रा है, जो पोषक तत्व फसली पादपों को आवश्यक है, यदि वो उनकी मात्रा संतुलित है, यदि लगातार समय के अनुसार पादपों को प्राप्त हो रही है, तो उत्पादकता प्रति हेक्टेयर जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी या आवश्यकता के अनुसार अपने प्राप्त हो जाएगी। लास्ट का जो पॉइंट है वो आता है अपना परिवहन। क्या आता है? परिवहन। ये किस प्रकार से प्रभावित करती है? सोचने वाली बात है कि जो परिवहन है, लाने ले जाने वाली बात है, वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। अपने यहाँ पर मृदा उत्पादकता जो है वो किससे तुलना करी है? रुपए प्रति हेक्टेयर से तुलना करी है। रुपए प्रति हेक्टेयर
कहने का मतलब 1 हेक्टेयर में अपन जो फसल बो रहे हैं उस फसल से अपने को कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, वो ही उसकी मृदा उत्पादकता होती है। तो परिवहन के अंदर अपन क्या करते हैं, आपने देखा होगा जैसे अपन शाम के समय में सब्जी वगैरह है, फल वगैरह है, जितनी भी जो फसलें हैं उनको अपन तोड़ के या काट के रख लेते हैं और सुबह अपन उसको मंडियों में भेजते हैं। ठीक है, अब हमारा जो कृषि फार्म है उस कृषि फार्म से एक मंडी है, उस मंडी का जो दूरी है वो मान लीजिए 4 किलोमीटर है। कितनी है? 4 किलोमीटर। उसका जो किराया है, जो परिवहन शुल्क है वो है 200 रुपए। ठीक। दूसरी, हमारे जो खेत की स्थिति ऐसी है कि जो मंडी है उस मंडी का की जो दूरी है वो मान लीजिए 15 किलोमीटर है। कितनी है? 15 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर उसका जो किराया है वो मान लीजिए 800 रुपए। ठीक है, अपन जो सब्जी या जो फल है जितने भी है उनको अपन बेच के आए, मंडियों में भेजें, तो हमारे खेत की स्थिति ऐसी है कि एक मंडी से जो है हमारा जो खेत है वो एक तो 4 किलोमीटर है या फिर मंडी से 15 किलोमीटर है। यदि 4 किलोमीटर होगा तो खर्चा कितना आ रहा है? 200 रुपए। यदि मंडी 15 किलोमीटर है तो खर्चा कितना आएगा? 800 रुपए। तो ये जो परिवहन खर्च है यहाँ पर नुकसान कितने का हो रहा है? 600 रुपए का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है उसी माल में। कहने का मतलब हमारे खेत से मंडी की जो दूरी है वो कितनी है? कहने का मतलब हम जो सब्जी है या जो फल है वो बेच के आ रहे हैं, मंडियों में भेज रहे हैं, तो उन पे ट्रांसपोर्ट जो है, परिवहन का जो खर्चा है वो कितना आ रहा है। यदि परिवहन का खर्चा ज्यादा आएगा तो उत्पादकता में कमी होगी, यदि परिवहन पे खर्चा कम आएगा तो उत्पादकता अधिक होगी। ठीक, तो ये था अपना मृदा में 2 पॉइंट थे, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता। इनके बारे में मैंने पढ़ा। कल अपन मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर पढ़ेंगे। आई होप आपकी जो क्लास है वो समझ में आई होगी।